बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? बताइए। आवाज़ वगैरह आ रही है? विशाल नमस्ते। शाहबाज आलम हेलो। रागिनी हेलो जी। पप्पू, ज्योति श्रीवास्तव, टीलू जी हर हर महादेव। बनारस की धरती से प्रणाम। प्रणाम। बताइए कैसे हालचाल हैं? दुर्गेश, नीरज, सीमा, जीनू, युवराज, संध्या, अर्जुन, राम, गौरी, अंजलि, पुष्पेंद्र, सिद्धि, बहुत सारे बच्चे। सभी को नमस्ते। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल का विकास क्रम पढ़ रहे हैं। विकास क्रम का मतलब क्या होता है सर? ये जो पीरियोडिक टेबल आज हमारे सामने दिखाई देती है, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। इसके बुरे बनने की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, इसमें हमने आपको कल बताया कि जो जोसेफ प्रोस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये बात कही कि सर जितने भी अब तक एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, अगर उनको मैं क्रम में लगाऊं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जरूर परमाणु के द्रव्यमान का, मतलब परमाणु के भार का, द्रव्यमान या भार का, उस परमाणु की रासायनिक संरचना या रासायनिक गुण या उसके भौतिक गुण से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। ये बात जोसेफ प्रोस्ट ने पहली बार बताई। हर आदमी के सामने ये बड़ी चिंता की बात थी कि कैसे परमाणु, कैसे जो तत्व हैं जो उस समय तक खोजे गए तत्व थे, उन सारे तत्वों को कैसे एक ऐसे तरीके से अरेंज कर दें, ऐसे तरीके से व्यवस्थित कर दें कि उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता बन जाए, एक ऐसा संबंध बन जाए कि एक परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। कुछ कुछ ऐसा समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक तत्वों का एक बहुत बड़ा कुनबा है, एक बहुत बड़ा परिवार है, और वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि उस परिवार के कुछ कुछ लोगों को जो समान गुण रखते हों, जिनकी समान विशेषताएं हों, उनको एक जगह इकट्ठा कर दें और इकट्ठा करने के बाद एक ऐसा पैटर्न बनाए, एक ऐसा तरीका बनाए कि दूर से ही पता लग जाए इस लाइन में खड़े हुए लोग जो हैं ये रामपाल परिवार के हैं, इस लाइन में खड़े हुए लोग जो हैं ये श्यामपाल परिवार के हैं, इस लेटी हुई लाइन में खड़े हुए लोग जो हैं धर्मपाल परिवार के हैं। मतलब कुछ ऐसा तरीका बना दिया जाए ताकि जितने अब तक एलिमेंट खोजे जा चुके हैं उनको एक निश्चित, एक ऐसा रिश्ता उनके बीच में बन जाए कि उस रिश्ते के आधार पर एक क्रम बना दिया जाए, एक पैटर्न बना दिया जाए, एक व्यवस्था बना दी जाए। इस पैटर्न को, इस व्यवस्था को बनाने की जो एक टेबल जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस टेबल को ही नाम दिया गया आवर्त सारणी, उस टेबल को ही नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। पहला प्रयास इसमें किया गया प्रोस्ट के द्वारा और दूसरा प्रयास इसमें किया जा रहा है डोबेर्नर के द्वारा समझ में किया जा रहा है। डोबेर्नर क्या बता रहे हैं, कल की क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं। डोबेर्नर क्या बता रहे हैं? डोबेर्नर ये कह रहे हैं कि अगर एक ही परिवार के तीन लोगों को, एक समान गुण रखने वाले तीन तत्वों को अगर मैं ऊपर से नीचे एक समूह में व्यवस्थित करूं, ध्यान से सुने, समान गुण वाले तत्वों को यदि ऊपर से नीचे मैं व्यवस्थित करता हूं, नॉर्थ से साउथ एक समूह में व्यवस्थित करता हूं, तो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत द्रव्यमान होगा, पहले और तीसरे तत्व का जो औसत द्रव्यमान होता है वह दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि डोबेर्नर ने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। डोबेर्नर ने एक व्यवस्था, अच्छा बच्चों ये 1817, कल 27 लिखा दिया था शायद हमने क्लास में, उसके लिए माफी चाहते हैं, ये 1817 है, ठीक है।
1817 में डोबेर्नर ने एक प्रयास किया, और प्रयास क्या किया कि अगर एक समान गुण वाले तत्वों को, ये कल लिखवा दिया था, रिवाइज करवा रहा हूं, एक समान गुण वाले तत्वों को यदि यदि ऊपर से नीचे यानी कि समूह में व्यवस्थित किया जाए, तो पहले और तीसरे जो तत्व होंगे, पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत होगा, वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये बात कल बताई थी किसने? ये बात डोबेर्नर ने बताई थी। यहां तक बात मैं आपको समझा भी चुका था, ठीक है। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो डोबेर्नर थे, अगर परीक्षा में अगर यह पूछा जाए कि डोबेर्नर का जो सिद्धांत है, जिसे त्रिक सिद्धांत कह रहे हैं, डोबेर्नर के सिद्धांत को जिसे त्रिक सिद्धांत, ट्रायड मॉडल कह रहे हैं, इस ट्रायड मॉडल में ट्रायड का मतलब क्या है? इस ट्रायड मॉडल में ट्रायड का मतलब क्या है? ट्रायड का मतलब क्या है? इस ट्रायड मॉडल में ट्रायड का मतलब है तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों का समूह जिनके गुण जो हैं वो एक समान होते हैं। तीन तत्वों का समूह जिनके गुण एक समान होते हैं, उन्हें हम ट्रायड कहते हैं, उन्हें हम ट्रायड कह रहे हैं, ठीक है, ट्रायड कहते हैं। बात समझे? अब यहां से आगे चले। हाँ, प्रोस्ट का 1818 था बिल्कुल। अब हमने यहां से आगे चल रहे हैं और तीन तत्व आपको बताते हैं। पहला तत्व था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक ट्रायड तो इन्होंने ये बनाया। दूसरा ट्रायड बनाया कैल्शियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। दूसरा इन्होंने ये बनाया Ba, बेरियम। और तीसरा जो ट्रायड बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। आयोडीन और ब्रोमीन। तो अगर पूछा जाए कि डोबेर्नर ने कितने सिद्धांत बताए, डोबेर्नर ने कितने त्रिक बताए, डोबेर्नर ने किसने त्रिक बनाए, तो त्रिक बनाने में हम कह रहे हैं कि डोबेर्नर ने एक, दो, तीन त्रिक बनाए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 1817 क्यों लिखवा रहे हैं? भाई दरअसल ऐसा है कि 1817 में इन्होंने शुरुआत की, 1817 में इन्होंने शुरुआत की, और 1817 से लेकर 1829 तक लगातार ये प्रयास करते रहे तीन त्रिक बनाने के, लगातार प्रयास करते रहे त्रिक बनाने के। 1827 में इन्होंने त्रिक बनना चालू हुआ, इनकी जो व्यवस्था थी उसमें सुधार आना शुरू हुआ। लेकिन 1829 में आके इन्होंने तीन त्रिक बना दिए। कहां आकर? 1829 में आके। लेकिन पूछा जाए अगर कि सिद्धांत कब दिया था, तो हम बताएंगे 1817 में। और पूछा जाए कि सर ये तीन त्रिक कब बनाए गए, तो 1829 में ये जो है 1829 में त्रिक बनाए गए, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। तीन त्रिक इन्होंने बना दिए, और इन त्रिकों को आपने देखा, इन ट्रायड को देखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन त्रिक जो बनाए गए, इन्हीं को नाम दिया गया ट्रायड मॉडल ऑफ डोबेर्नर, या डोबेर्नर का ट्रायड मॉडल इन्हें कह दिया गया। बात क्लियर है क्या यहां तक? एक बार बताएंगे, एक बार बताइए। आगे चलते हैं। बताइए एक बार यहां तक। बताइए यहां तक ठीक है? एक नोट आपको यहां लिखना है कि डोबेर्नर ने
सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया। प्लूटोनियम PLU, प्लेटिनम है ये, प्लेटिनम का प्रयोग किया। उत्प्रेरक का मतलब क्या है? कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट कैसे कह रहे हैं? अपने रासायनिक अभिक्रियाओं में वो प्लेटिनम का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिखें, डोबेर्नर यूज प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट फर्स्ट टाइम। ये बात कल तक की हो गई, जहां तक हमने कल बताया था आपको प्लेटिनम, ये बात कल तक की हो गई। बात क्लियर है कि चले आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, हम लोग ये पढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये बात 1866 की है, जब एक अंग्रेज अधिकारी हैं या अंग्रेज प्रोफेसर हैं जिनका नाम न्यूलैंड है, और उनके पास 56 तत्व हैं। मतलब उनके पास अभी तक खोजे गए जो एलिमेंट हैं वो 56 एलिमेंट हैं, और वो 56 तत्वों को 56 एलिमेंट को व्यवस्थित करना चाहते हैं। वो इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं कि भाई जो सारे के सारे 56 एलिमेंट हैं वो एकदम नजदीक आ जाएं, पास आ जाएं, और उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बन जाए और समान गुण वाले एक जगह तत्व आ जाएं, और जिन तत्वों के समान गुण नहीं हैं वो एक जगह आ जाएं। मतलब ये 56 तत्वों को ऐसे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि समान गुण वाले एक जगह हों और असमान गुण वाले एक जगह हों। इनकी कोशिश करने में जो आपका न्यूलैंड है वो ये कह रहे हैं कि जो पहला तत्व है 8वें तत्व के साथ उसके गुण मेल खाते हैं। अगर हम संगीत के सारे गामा पाधा निधि सा की तरह हम बैठाते हैं तत्वों को, तो पहला तत्व 8वें तत्व के साथ मेल खाना शुरू कर जाता है। पहला तत्व 8वें तत्व के साथ मेल खाना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस प्रणाली को नाम दिया जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या चाहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत चाहता है कि सर जितने अभी तक के 56 एलिमेंट हैं, उन 56 एलिमेंट को ऐसे व्यवस्थित कर दूं कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसे गुण दिखाए, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसा गुण दिखाए। ऐसे में व्यवस्थित कर दूं इस सिद्धांत को, और ये प्रणाली से प्रेरित हैं सारे गामा, जो म्यूजिक की एक पद्धति है, संगीत की एक पद्धति है, उसमें हर आठवें नंबर पर वापस से सा रे गा मा आ जाता है। ऐसी ही प्रणाली ये रसायन विज्ञान में तत्वों को सजाने के लिए लगाने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम दिया जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। बच्चों कई जगह पे आपको ये 1865 लिखा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में
एनसीईआरटी में ये डेट है 1866 लिखी गई है, इसलिए मैंने आपको 1866 बताई है। ठीक है, 1866 बताई है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहली बात लिखेंगे न्यूलैंड की। पहली बात लिखते हैं कि न्यूलैंड ने ज्ञात 56 तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान, आरोही द्रव्यमान, बढ़ते द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया। पहली बात क्या कह रहे हैं? न्यूलैंड arranged then known 56 element in increasing ये नहीं दिख रहा है क्या साफ? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। न्यूलैंड arranged then known 56 elements in increasing atomic mass order, increasing atomic mass order में व्यवस्थित किया। पहली बात तो ये हो गई। हाँ ठीक है, कह तो रहे हैं। येलो से लिखा है ना, अब ठीक दिख रहा है कि नहीं? येलो से लिखा है तो ठीक दिख रहा है कि नहीं, बताइए। अब दिख रहा है क्या? पहली बात हो गई, 56 तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया, एक बात हो गई। दूसरी बात, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन तथा अंत में थोरियम तत्व को रखा। सबसे पहले हाइड्रोजन तथा अंत में थोरियम तत्व को रखा। हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम तक लेकर गए, तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा और उसके बाद उन्होंने थोरियम को रखा। तो लिखें, ही स्टार्टेड विद द हाइड्रोजन with hydrogen and ended at थोरियम। तो सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले तत्व पर कौन सा रखा, सबसे पहला तत्व कौन सा रखा, और दूसरा रखा जाएगा कि अंत में उन्होंने कौन सा तत्व रखा। तो उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया और अंत किस पे किया? थोरियम पे किया।
हाइड्रोजन पे शुरू किया और अंत उन्होंने थोरियम पे किया। एक बात हो गई। अगली बात वो लिखते हैं, अगली बात लिखते हैं कि पहले तत्व के गुणधर्म, प्रत्येक पहले तत्व के गुणधर्म अंतिम, हाँ, पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर होते हैं। पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, गुणधर्मों के समान होते हैं। पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्वों के गुणधर्मों के समान होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट is equal to eighth element। प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहा गया, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहा गया। इसी वजह से इसे अष्टक नियम कहा गया, क्योंकि पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अष्टक नियम कह रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या कहा, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो 1866 में दिया, इसने कहा कि अभी तक 56 तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करूंगा, बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करूंगा। और इस क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इसने सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व को रखा और अंतिम में इसने थोरियम तत्व को रखा। फिर यहां से आगे चले तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, गुणधर्मों के समान होते हैं। और ये साथ ही में ये बात कहते हैं, यह व्यवस्था संगीत की ध्वनियों से मेल खाती है, ध्वनियों से मेल खाती है, मेल खाती है। दिस अरेंजमेंट, हाँ जी, दिस अरेंजमेंट is similar to music notes, व्यवस्था से मेल खाती है, is similar to music notes। हम लोग कुछ सवाल लगा रहे हैं। हाँ जी, ये व्यवस्था है जो आपकी बनाई, ये छोटा करना है इसको, अच्छा, ठीक है बच्चों, ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसे हम देख रहे हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। खैर अभी तो मैं आपको ये दिखाने की बाद में दिखाता हूं, एक बार हम लोग पहले यहां तक आपको बताएं कि यह व्यवस्था संगीत की ध्वनियों से मेल खाती है, एक बार देखेंगे फिर आगे चलेंगे। और यहां इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, न्यूलैंड के नियम की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं कि ये पूरे तरीके से क्यों लागू नहीं हो पाई बात, कुछ लिमिटेशंस या कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं में पहली बात लिखेंगे, क्या कि त्रिक सिद्धांत, जो आपका अष्टक नियम है, अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही सिद्ध होता है,
मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा, प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा उसके पहले तत्व के जैसे गुण होंगे। लेकिन कैल्शियम के आगे जाकर गुण मेल नहीं खाते हैं। कैल्शियम के आगे जाकर पहला तत्व आठवें तत्व के बराबर गुण नहीं रखता है, पहला तत्व आठवें तत्व के बराबर गुण नहीं रखता है। तो इसकी लिमिटेशन ये आती है कि अष्टम सिद्धांत जो होते हैं केवल कैल्शियम तक ही अप्लाइड होते हैं। तो पहली बात, दिस लॉ ओनली अप्लाइज अप टू कैल्शियम। यह कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। एक बात तो यह होगी। दूसरी बात, जब इन्होंने 56 सिद्धांत बताए, जब इन्होंने 56 सिद्धांत बताए, तो जो 56 तत्व बताए, तो इन 56 तत्वों में इन्होंने ये बात नहीं समझी कि आने वाले समय में कुछ और तत्वों का विकास हो सकता है, कुछ और तत्व खोजे जा सकते हैं। तो भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों पर, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों पर कोई इनका विचार नहीं रहा। तो दूसरी बात यह हुई कि केवल 56 तत्वों, केवल 56 तत्वों तक ही सीमित, केवल 56 तत्वों तक ही सीमित। आज के डेट में आप देखते हैं तो 118 तत्व, 118 तत्व खोजे गए हैं। और जो आपकी निष्क्रिय गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं, उन नोबेल गैसों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो लिमिट्स ओनली, लिमिटेड ओनली फॉर 56 एलिमेंट्स। एक बात ये हो गई। और तीसरी बात ये कहते हैं कि इन्होंने एक ही बक्से में, एक ही ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट को रख दिया। एक ही ग्रुप में, एक ही बक्से में दो दो तत्वों को एक साथ रखा। ये बात कहते हैं कि एडजस्ट करने के लिए, तत्वों को संयोजित करने के लिए, संयोजित करने के लिए दो दो तत्वों को, दो दो तत्वों को एक साथ रखा, दो दो तत्वों को एक साथ रखा। जबकि आज की आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल में एक एक तत्व को अलग अलग रखते हैं। तो दो दो तत्वों को एक साथ रखा। इंग्लिश में लिखते हैं। एक बार बताइए भाई, आवाज समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए बच्चों, एक बार ठीक है क्या? न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन सेम स्लॉट, इन सेम स्लॉट। चौथी बात ध्यान से सुने, कुछ ऐसे तत्वों को एक जगह रख दिया, कुछ ऐसे तत्व, हां दोबारा समझाऊंगा, चिंता ना करें। कुछ ऐसे तत्वों को एक जगह रख दिया जो दूसरे वाले तत्वों से समानता ही नहीं रखते थे, दूसरे वाले तत्वों को समानता ही नहीं रखते थे। अभी समझाएंगे, विशाल भाई एग्जाम्पल देंगे। कुछ ऐसे तत्वों को एक जगह रख दिया जो दूसरे तत्वों से समानता ही नहीं रखते थे। मतलब जो सिमिलर तत्व नहीं थे, जो सिमिलर तत्व नहीं थे, उन सिमिलर तत्वों को एक जगह रखने की बजाय जो अनसिमिलर तत्व हैं, जिनके एक जैसी संरचना नहीं थी, उन एक जैसी संरचना को एक जगह रख दिया। आवाज में क्या, आवाज में क्या दिक्कत है? तो लिखेंगे असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा। अच्छा, ऊपर वाले में एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है निकिल और कोबाल्ट। एक स्लॉट में जो रखा वो निकिल और कोबाल्ट को रखा। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा। पुट अनलाइक क्या कहेंगे इसको,
put same unlike element, put some unlike element in same group, कुछ असमान तत्वों को put some unlike element under the same column, under the same column. एग्जाम्पल क्या हुआ, ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन वाले तत्वों में किसको रख रहे हैं, कोबाल्ट और निकिल को रख रहे हैं, के साथ कोबाल्ट एंड निकिल को रखते हैं। जबकि कोबाल्ट और निकिल के गुण अलग हैं, ये तो धातुएं हैं, और फ्लोरीन ब्रोमीन अधातुएं हैं, इनके गुण अलग अलग हैं। इनको इनके साथ रख रहे हैं, इनको इनके साथ रख रहे हैं। ठीक है आकाश भाई, थैंक यू। आगे चलते हैं। अगले पांचवा, कुछ असमान या कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को दूर दूर रखा, जबकि ये पास पास रखने चाहिए थे, दूर दूर रखा। जैसे आयरन को निकिल एंड कोबाल्ट से दूर, जैसे आयरन को निकिल एंड कोबाल्ट से दूर। कुछ समान गुणधर्म वालों को दूर दूर रख दिया, ये इसकी लिमिटेशन है, और कुछ असमान गुणधर्म वालों को एक साथ रख दिया, जैसे कि फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ किसको रख दिया, कोबाल्ट और निकिल को रख दिया। फिर बताएंगे। आयरन प्लेस्ड अवे फ्रॉम, आयरन प्लेस्ड अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकिल, कोबाल्ट एंड निकिल। एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे इसके सवाल देखेंगे। आज की क्लास के जो सवाल हैं, देखो क्या कह रहे हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ने आप गए तो न्यूलैंड के अष्टक नियम को पहली बात हुई 1866 में दिया, 1866 में दिया। और फिर कह रहे हैं कि सर 56 तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। ठीक है सर, 56 तत्वों को व्यवस्थित किया। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन रखा और सबसे अंत में इन्होंने थोरियम रखा। हाइड्रोजन क्यों रखा सबसे पहले? हाइड्रोजन के पहले रखने का कारण यह था कि सबसे हल्के तत्व को, सबसे हल्का तत्व पहले रखा, सबसे हल्का तत्व पहले रखा, और सबसे भारी तत्व को इन्होंने थोरियम को बाद में रखा, क्योंकि द्रव्यमान के हिसाब से रख रहे हैं। जिसका ज्यादा द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, पहले सबसे छोटा फिर बाद में उसके बड़ा। फिर यहां से आ गए, पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, और वो संगीत के ध्वनियों के साथ मेल खाते हैं, जो सारे गामा ध्वनियां हैं उनके साथ मेल खाते हैं। इसकी लिमिटेशन कुछ आई, अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। 56 तत्वों को ही इन्होंने शामिल किया। भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। भविष्य में जो आगे आकर उत्कृष्ट गैसें आएंगी, नोबेल गैसें आएंगी, उन पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। तत्वों को संयोजित करने के लिए इन्होंने दो को एक साथ रखा, तत्वों को संयोजित करने के लिए दो को एक साथ रखा। जब आप दो को एक साथ रखने की बात आती है तो यहां देखेंगे कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख रहे हैं। अभी मैं एक बार समझा दूं फिर बताऊंगा। दो को एक साथ रखा तो एग्जाम्पल देंगे, इसमें कोबाल्ट एंड निकिल को एक साथ रख रहे हैं, कोबाल्ट एंड निकिल को। न्यूलैंड और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा। फ्लोरीन, अच्छा ये फ्लोरीन का भाई एफ है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और ब्रोमीन, मेरा हाथ इस पे ऐसे चलता है। फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को रख दिया। फिर यहां से आगे चलेंगे तो आयरन को दूर रख दिया, जबकि कोबाल्ट और निकिल के साथ आना चाहिए था, निकिल के साथ आना चाहिए था। और सबसे खास बात नोट बना के इसमें लिखें, एक बार शांति से नोट बना के एक बात लिखें, क्या कि न्यूलैंड का सिद्धांत
न्यूलैंड का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, पर ही लागू होता है। अप्लाइड ओनली न्यूलैंड न्यूलैंड्स octave law applied only या applies only lighter elements। अब एक बार देखें तो बताइए, यहां तक बात ठीक है क्या? यहां तक बात ठीक है? कुलदीप भाई, इतनी थ्योरी का ये काम है, सवाल देखोगे तो पता लग जाएगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा, आप शांति से पढ़ लीजिए, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं आपको सवालों से पता लग जाएगा। चलिए, ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम, और न्यूलैंड के अष्टक नियम में हमने कहा कि इन्होंने सबसे पहले ये जो अष्टक नियम दिया, ये अष्टक नियम जो था, ये भाई पीला लेंगे, ये अष्टक नियम जो था ये संगीत के सुरों के जैसा है, संगीत के सुरों के जैसा है। ये बात हुई। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा है, तो पहला तत्व जो है आपका वो आठवें तत्व से 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहा गया कि जो पहला तत्व है वो आठवें तत्व से मेल खाता है। प्रत्येक पहला तत्व आठवें तत्व से मेल खाता है, ये बात बताने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये कहते हैं कि इनकी जो बात है वो केवल कैल्शियम तक लागू होती है। कैल्शियम के बाद अगर जाएंगे तो तत्वों के गुण आपस में मेल नहीं खाते हैं, तत्वों के गुण आपस में मेल नहीं खाते हैं। अच्छा, फिर देखिए यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप में, अगर आप देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन को ये अधातुएं हैं, जबकि कोबाल्ट और निकिल धातु हैं। इस ग्रुप में इसको रख दिया गया, इस ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए आयरन को इससे दूर रख दिया। देखो जरा यहां पर, अगर आप यहां देखोगे तो ये आयरन Fe कहां रखा हुआ है, ये Fe है, और Fe आना कहां चाहिए था, या तो Fe यहां आना चाहिए था या कोबाल्ट और निकिल यहां जाना चाहिए था, लेकिन इन दोनों को अलग अलग रख दिया गया, इन दोनों को अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। अब आप देखें एक बार, चलिए ये थ्योरी, ये आज के टेबल है लेकिन इसे बाद में देखेंगे। पहले सवाल पर आइए। ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है। 3 समान गुणों वाले तत्वों के समूह को डोबेर्नर ने क्या नाम दिया है? 3 समान गुणों वाले तत्वों के समूह को डोबेर्नर ने क्या नाम दिया है? क्या उसे ट्रायंगल कह रहे हैं, या उसे ट्रायड कह रहे हैं, या त्रिगुण कह रहे हैं, ट्रायड कह रहे हैं? तो ट्रायड कह रहे हैं। पहला सवाल। नेहा कह रही है कि 56 एलिमेंट है, उसके बाद भी कैल्शियम तक क्यों अप्लाई हुआ? 56 तो इन्होंने लिखे, लेकिन इनकी बात खुद पे ही लागू नहीं हो पाई, केवल कैल्शियम तक लागू हो पाई। नेहा, एक बात। अगली बात, डोबेर्नर के त्रिक सिद्धांत की उपलब्धि क्या थी? यह सवाल ग्रुप डी 2022 में आया। क्या थी? अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। तत्वों के आकार की कोई बात नहीं, तत्वों के रंग की कोई बात नहीं, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। सवाल नंबर 2 हुआ। सवाल नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, यह है ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 का सवाल। डोबेर्नर के त्रिक सिद्धांत में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? पहला, यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? अवरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। यह बात इसने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन त्रिक बनाते हैं, यह बात ठीक है। यदि 3 तत्वों को परमाणु आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान
अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। ये बात ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखेंगे और पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो औसत होता है वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये त्रिक बनाया क्या? ये लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का त्रिक बिल्कुल बनाया इन्होंने। तो गलत इसमें सही नहीं है, सही नहीं पूछता है, सही नहीं पूछा है तो ये सही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही नहीं पूछेगा तो पहला, सही नहीं पूछेगा तो पहला। आगे चलें, सवाल नंबर 4 पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेर्नर का त्रिक नहीं है? 2022 ग्रुप डी सिर्फ थर्ड में आया। कौन सा नहीं है? अच्छा सर देखेंगे। क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है? लिथियम सोडियम पोटेशियम है? कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम है? ये नहीं है, ये नहीं है, 3 नहीं है। तो 1 2 4 है। कौन सा त्रिक सिद्धांत नहीं है? तो सर 3 नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है भाई, ठीक समझ में आ रहा है क्या? वो भाई जो अभी अभी यहां लिख रहे थे कि इतनी थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, वो मुझे अब बताए कि आपका क्या विचार है इस बारे में। अब ये सवाल जो आपके ग्रुप डी में आया है और जो मैं पढ़ा रहा हूं, वे बताइए कि आपका क्या विचार है इस बारे में कि इतना बेकार क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, वो क्यों पढ़ा रहे हो। ये जो फालतू के बकवास के कमेंट आप लिख रहे हैं, यहां सवालों को देख के समझ लीजिए कि किस स्टैंडर्ड का सवाल आ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सवाल आया कि डोबेर्नर के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सच पूछ रहा है, कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। पहला, त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात तो ठीक लग रही है। त्रिक का पहला और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योगफल होता है क्या? योगफल नहीं, औसत होता है। योगफल नहीं, औसत होता है। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक बात लगती है। पहले और दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल नहीं, औसत होता है। दूसरे और तीसरे तत्वों का नहीं, पहले और तीसरे तत्व का होता है। पहले और तीसरे का, दूसरे तीसरे का नहीं, पहले और तीसरे का होता है। बात समझ में आ रही है? यह सवाल है आपका 2022 का। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 6 पर। 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय है जो डोबेर्नर त्रिक नहीं बनाता है? डोबेर्नर ने 3 त्रिक बनाए हैं, 3 त्रिक बनाए हैं, उनमें ऐसा कौन सा है जो डोबेर्नर का नहीं है? ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है। लिथियम सोडियम पोटेशियम है, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है? ये नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि कितने त्रिक बनाए हैं उसने, कितने ट्रैड बनाए हैं? 3 ट्रैड बनाए हैं, 3 ट्रैड बनाए हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर चलते हैं 7 पर। डोबेर्नर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया है? डोबेर्नर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया? पहला, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं। क्या बाएं से दाएं लिखा है क्या? परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के, घटता तो है ही नहीं, है तो बढ़ता क्रम। परमाणु समूह में नीचे से ऊपर की ओर, ग्रुप डी 2022 का सवाल है, समूह में नीचे से ऊपर की ओर रखा है या समूह में अवरोही क्रम में लिखा है? कैसे लिखा है सर? ऐसे लिखा है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऊपर से नीचे लिखा है, ऊपर से नीचे लिखा है सर। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का परमाणु, ये ठीक है ना? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर माध्य, योगफल तो गलत है, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत, ये हमने यहां गलत काट दिया था ना पहले ही, पहले इसको गलत काट दिया था। चलिए, छठा हुआ, 7वां हो गया। ऊपर से नीचे बात क्लियर है 7वें में? आगे चलते हैं। अरे 5वां मेरे भाई बता तो दिया यार कि भैया ये योगफल नहीं होता, औसत होता है, लिखवाया तो है यार। योगफल नहीं, औसत होता है भाई, औसत होता है। 7वां हुआ। 8वां सवाल, न्यूलैंड के अष्टक नियमों के बीच आवर्तिता केवल कहां तक देखी गई? 2022 ग्रुप डी। आवर्तिता केवल कहां तक देखी गई? केवल कहां तक देखी गई? केवल कहां तक आवर्तिता देखी गई है सर?
यहां पर कैल्शियम तक देखी गई केवल। यह बात लागू कहां तक होती है? केवल कैल्शियम तक होती है, केवल कैल्शियम तक होती है। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में रखा गया ना। इसका 7 है, इसका 23 बताया और इसका 39 बताया, तो 7 है फिर 23 है फिर 39 है, तो बढ़ते क्रम में रख रहे हैं ना भाई। सवाल नंबर 9, नोबेल गैस को न्यूलैंड के अष्टक नियम के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया? ग्रुप डी के 2022 में आया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि अष्टक नियम क्योंकि अष्टक नियम उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अष्टक नियम उस समय तक ज्ञात नहीं थे, इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि अष्टक नियम उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उत्कृष्ट गैस जो थी वो उस समय तक ज्ञात नहीं थी भाई। उस समय तक ज्ञात नहीं थी, इसलिए नहीं कहा गया। सवाल नंबर 10 कहता है 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई जो व्यवस्था थी, न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन सा था? अंतिम तत्व कौन सा था भाई? बताइए कि अंतिम तत्व कौन सा था? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाई गई जो व्यवस्था थी, अष्टक नियम जो दिया था, अष्टक नियम जो दिया था कौन सा था? थोरियम था। पहले पर कौन सा रखा गया? हाइड्रोजन। और अंतिम में कौन सा रखा गया? थोरियम। थोरियम। आगे चलें। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा? 2022 शिफ्ट थर्ड। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया? एक ही स्लॉट में रखा गया। किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया? सर, कोबाल्ट और निकिल को। कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्लॉट में रखा गया। अगला, यह भी 2022 में आया हुआ सवाल है। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? कौन सी खोज हुई कि यह अप्रासंगिक हो गया? किनको अष्टक सिद्धांत अपनी सारणी में, अपनी टेबल में किसको जगह नहीं दे पाया था? अष्टक सिद्धांत किसको जगह नहीं दे पाया था? सर, उत्कृष्ट गैसों को जगह नहीं दे पाया था। उत्कृष्ट गैसों को जगह नहीं दे पाया था। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल थे, हम लोगों ने क्या किया। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग चैप्टर शुरू, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, हम लोग चैप्टर शुरू किए हुए हैं आवर्त सारणी। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी और इसका हम लोग विकास क्रम देख रहे हैं, इसका इवोल्यूशन देख रहे हैं और बाद में इसके कुछ गुण देखेंगे। इस विकास क्रम में आपने पहले प्रोस्ट को देखा है, प्रोस्ट के बाद आज कल की क्लास में और आज की क्लास में हमने डोबेर्नर के त्रिक सिद्धांत को देखा और यह भी देख लिया कि डोबेर्नर का जो त्रिक सिद्धांत है वो कैसे कैसे काम कर रहा है। और आज की क्लास में आपने न्यूलैंड के सिद्धांत को भी देख लिया, न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत है वो भी देख लिया। इन तीनों के आपने जो सवाल परीक्षा में आए वो भी देख लिए। अगली क्लास में जो होगा, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम से आगे चलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग मेंडलीफ की सारणी देखेंगे और उसके बाद जो आधुनिक सारणी है मोसले की उसको देखेंगे।
मेंडलीफ की सारणी देखकर, मोस्ले की सारणी देखकर फिर हम लोग चलेंगे गुणों पर। यह सीधा सीधा रास्ता है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम एक एक तत्व को उठाएंगे, एक एक तत्व को उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर। सवाल नंबर 7 कह रहा है कोई बच्चा, बताइए क्या सर। समूह में नीचे से ऊपर, नीचे की ओर, ऊपर नहीं नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा, तो ठीक तो कहता है भाई। यहां लिथियम रखा, यहां पर लिथियम रखा, लिथियम के बाद सोडियम रखा, सोडियम के बाद पोटेशियम रखा, नीचे की ओर रखा, नीचे की ओर रखा। इसका परमाणु द्रव्यमान 7 है, इसका 23 है और इसका 39 है। तो नीचे की ओर आरोही क्रम में, नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा, इसलिए ठीक लगाया है। सुमितर कह रहे हैं छठा बता दो जी। लो जी छठा बता दो, क्या बात है छठे में। कौन सा त्रिक नहीं बनाता है? तो ये तीनों त्रिक बनाते हैं, ये तीनों त्रिक बनाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम त्रिक बनाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन त्रिक बनाता है। ये तीनों त्रिक बनाते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? 8 बता दीजिए। न्यूलैंड अष्टक के तत्वों के बीच, न्यूलैंड तत्व के कहां तक लागू होती है? केवल कैल्शियम ये बात लागू होती है। कैल्शियम के आगे न्यूलैंड के कोई भी सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होता। न्यूलैंड के आगे कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होता। सचिन बता तो दिया भाई आठवां, आठवां बता दिया सुधीर भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ सारा दोबारा बता दीजिए। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टम नियम के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? भाई नोबेल खोज की तब तक खोज नहीं हुई थी, तब तक खोज नहीं हुई थी। चलिए ठीक है, ये हो गए आपके न्यूलैंड का लो। शांति से पढ़ते रहिए, आपसे मेरा यही निवेदन है। जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे उसके बाद बताइएगा कि हमने आपको क्या सही पढ़ाया, हमने आपको क्या क्या गलत पढ़ाया। अभी ज्यादा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि अभी उछल कूद मत करिए, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद जब आप पीवाईक्यू करने जाएंगे और तो ही आप मेरे को बताना कि सर हमें क्या सही पढ़ा दिया है और क्या गलत पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, उसके बाद ही, उसके बाद ही आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या सही बताया गया है और क्या गलत बताया गया। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि एक बार पढ़ लीजिए ढंग से। जिसको समझ में कम आया है वो एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। और छोटा मोटा जो हम जहां भी हमारी मिस्टेक होती है वो आप बता ही देते हैं, हम उसको सुधार लेते हैं। मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं, वो किसी से भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी मिस्टेक कोई नहीं हो रही है कि आप कहें कि जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बता दिया जाए। कंसेप्ट अगर आपके याद होगा तो ही सवाल कर पाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल गए, आपको मजा तो खूब आएगा, आपको मजा तो खूब आएगा, लेकिन भाई पेपर में आपको नुकसान हो जाएगा, पेपर में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो रट कर पढ़ने वाली पढ़ाई करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। डेट तो कभी भी आप अपने से भी याद कर लेंगे कि 1805 में हुई है, 1820 में हुआ है, 1850 में हुआ है। अरे डेट के लिए थोड़ी आप मेरे पास आए हैं। मेरे पास आप केमिस्ट्री इसलिए पढ़ने आए हैं ताकि केमिस्ट्री के आप कंसेप्ट समझ सको, उसके बेसिक समझ सको। डेट्स तो आपकी किताबों में लिखी है, आपके नोट्स में लिखी है। ठीक है, मेरे से आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, मेरे से आप पिछले तो पढ़ रहे हैं कि भाई आप जो है कंसेप्ट को पढ़ लें, ज्यादा उछल कूद ना करें और शांति से क्लास को करें। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है।
और ये जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ये भी इनसे भी मेरा निवेदन है, भाई ऐसा ना करें। आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो मुझे बताएं, ठीक है? चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए। नमस्ते, धन्यवाद।